मध्य प्रदेश ने एक नया नियम बनाकर पूरे भारत में इस तरह का प्रयास करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, साइबर तहसील का गठन करके। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में कार्य करेगा। ये 5 जिले हैं: इंदौर, सागर, सीहोर, दतिया और डिंडोरी। इन 5 जिलों में सबसे पहले ये काम किया जाएगा। इसके बाद यदि यह सफल हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। यह 1 जून 2022 से लागू हो गया है साइबर तहसील का कॉन्सेप्ट। और इसमें यदि क्रय विक्रय से संबंधित जो भी नामांतरण होंगे वो आपने ना तो पटवारी को देना है, ना तो तहसील में जाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएंगे डायरेक्ट सीधे आपका नामांतरण हो जाएगा और ये अविवादित होना चाहिए। ये प्रकरण यदि विवादित है तो आपके प्रकरण तहसील में चलेंगे, आपके संबंधित तहसील में। यदि अविवाद है तो आपके डायरेक्ट साइबर तहसील के माध्यम से आपका नामांतरण होके खसरा खतौनी में एंट्री हो जाएगी। यह फेसलेस कार्रवाई, यानी कि किसी भी न्यायालय में उपस्थिति नहीं देनी है, गवाह बयान कुछ नहीं होना है। इसकी अधिकतम सीमा 1 माह है। ये अविवादित नामांतरण के लिए है जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इसमें पटवारी भी अमल नहीं करता है। ये डायरेक्ट भोपाल से ही साइबर तहसीलदार के द्वारा आपके खसरा खतौनी में अमल कर दिया जाता है। आवेदक के पास आदेश प्राप्ति के लिए उसके जब रजिस्ट्री करते हैं तो उसमें एक मोबाइल नंबर दिया जाता है। उस पर एक लिंक आएगी जिस पर क्लिक करके वह अपने आदेश की नकल भी निकाल सकता है, प्रिंट करके, डाउनलोड करके। तो आपका नामांतरण हो गया है। इसकी आपको जानकारी भी घर बैठे हो जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग ने MPLRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में संशोधन किया है इस साइबर तहसील को बनाने के लिए, जिसका नाम है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता साइबर तहसील की प्रक्रिया नियम 2022 2022 में संशोधन किया है MPLRC में। अब 2 तरह के तहसीलदार हो गए हैं इस नियम के अनुसार। पहला तहसीलदार साइबर तहसीलदार कहलाएगा और दूसरा तहसीलदार क्षेत्रीय तहसीलदार कहलाएगा। MPLRC में एक नई धारा जोड़ी गई है जो साइबर तहसीलदार से अभिप्रेत है। वह धारा है धारा 19 की उपधारा 4। पहले 19 में 3 धाराएं होती थीं, अब एक धारा और जोड़ के उपधारा 4 बना दी गई है जिसमें साइबर तहसीलदार के बारे में बताया गया है। पहले उपधारा जो 3 होती थीं उसमें उपधारा 1 में तहसीलदार के संबंध में, उपधारा 2 में अतिरिक्त तहसीलदार के संबंध में और उपधारा 3 नायब तहसीलदार के संबंध में बताती थी। अब उपधारा 4 साइबर तहसीलदार के लिए हो गई है। साइबर तहसीलदार को वही पावर, वही राइट दिए गए हैं जो एक क्षेत्रीय तहसीलदार को प्राप्त हैं। अभी साइबर तहसीलदार को सिर्फ रजिस्ट्री नामांतरण करने के लिए कार्य मिला हुआ है। आगे चल के अबावित बंटवारा, फौती नामांतरण, बंटांकन आदि कार्य भी दिए जाएंगे। MPLRC में कुल 264 धाराएं हैं जिसमें नामांतरण के लिए धारा 109 और 110 धारा बनाई गई है। इस धारा में भी 11 प्रकार के नामांतरण का उल्लेख मिलता है। उसी में से एक प्रकार है रजिस्ट्री के द्वारा नामांतरण, जो अब साइबर तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा। इसमें भी सिर्फ 2 ही प्रकार हैं जो रजिस्ट्री इनके पास में आएंगे। रजिस्ट्री में भी 2 प्रकार के साइबर तहसीलदार के पास प्रकरण जाएंगे। नंबर 1, जिस रजिस्ट्री में संपूर्ण नंबर क्रय हो गया हो, यानी कोई एक सर्वे नंबर है जिसका पूरा रकबा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र हो रहा है। यदि कुछ अंश बचा है तो वह नामांतरण साइबर तहसीलदार नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि कोई एक सर्वे नंबर, माना कि एक सर्वे नंबर 260 है, उसका रकबा है 1 हेक्टेयर।
तो 260 सर्वे नंबर राम सिंह का है और राम सिंह ने अपने 260 नंबर का रकबा 1 हेक्टेयर को श्याम सिंह को बेच दिया है, यानी कि पूरा का पूरा रकबा श्याम सिंह को बेच दिया है रजिस्ट्री के आधार पर। तो इस प्रकार का प्रकरण साइबर तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा, उनका नामांतरण ऑटोमेटिक हो जाएगा, संपूर्ण रकबा क्योंकि विक्रय हो गया है। यदि इसमें 1 हेक्टेयर में से 1/2 बेचते, आधा हिस्सा बेचते, आधा हिस्सा राम सिंह अपने पास रखते, तो इस प्रकार का प्रकरण साइबर तहसीलदार के पास नहीं जाएगा। इस प्रकार का प्रकरण क्षेत्रीय तहसीलदार आपके संबंधित तहसील में ही जैसे पुराने तरीके से नामांतरण होते थे उसी तरीके से होगा। और दूसरा, यदि सम्मिलित खाता है, यदि कोई सम्मिलित खाता है तो सारे खातेदारों के द्वारा ज़मीन बेची गई है अन्य व्यक्ति को, तो ऐसी रजिस्ट्री भी साइबर तहसीलदार के पास जाएगी। उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि 2 भाइयों का एक सम्मिलित खाता है, सीताराम और राधे श्याम का सम्मिलित खाता है, 1 हेक्टेयर जिसकी रकबा है 1/2 में हिस्सेदार हैं। अब क्या हुआ है, सीताराम और राधे श्याम ने अपना पूरा रकबा आधा हिस्सा दोनों का है, दोनों ने ही राधा कृष्ण को, किसी एक अन्य व्यक्ति है राधा कृष्ण को पूरा का पूरा रकबा अपना बेच दिया है। तो इस प्रकार के प्रकरण भी साइबर तहसीलदार के माध्यम से किए जाएंगे क्योंकि पूरा का पूरा रकबा विक्रय हो गया है। अब क्या होगा, जैसे कि आप रजिस्ट्री करेंगे तो रजिस्ट्रार देखेगा कि रजिस्ट्री होते ही किसी रजिस्ट्री में कौन सा प्रकरण साइबर तहसीलदार के पास भेजना है। जो मैंने अभी 2 प्रकार के प्रकरण बताए हैं, इस प्रकार के यदि प्रकरण होते हैं तो रजिस्ट्रार ये चीज़ें देखेगा, और यदि इस तरीके के आते हैं तो है 4 प्रारूप में डायरेक्ट ही साइबर तहसीलदार को रजिस्ट्रार ऑफिस से ही जानकारी भेज देगा। ये 4 प्रारूप हैं, फॉर्म ए, फॉर्म A1, फॉर्म A2 और रजिस्ट्री। इन 4 जानकारी को ऑनलाइन तरीके से, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से होगी, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रार साइबर तहसीलदार को भेज देगा। फॉर्म A1 में क्या रहता है, फॉर्म A1 में रजिस्ट्रार के द्वारा साइबर तहसीलदार को इंटीमेशन यानी कि सूचना देना होता है कि ये डैश डैश सर्वे नंबर की तब्दीलात हुआ है, इनके हक परिवर्तन हुए हैं। और फॉर्म A1 में निष्पादन की घोषणा होती है, यानी कि विक्रेता घोषणा करता है कि उसने अपनी ज़मीन को इस व्यक्ति को बेचा है। यह ज़मीन मैं शपथ पूर्वक करता हूँ कि यह ज़मीन बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की बंधक नहीं है और मेरे को सारी राशि प्राप्त हो गई, इस प्रकार से वह शपथ लेता है। तो ये फॉर्म 1 में होता है। और इसी प्रकार से फॉर्म A2 में भी शपथ पत्र है, ये क्रेता के द्वारा घोषणा इसमें करी जाती है और इसमें 100 रुपये का जो RCMS की फीस होती है उसकी स्लिप भी फॉर्म A2 के माध्यम से रजिस्ट्रार साइबर तहसीलदार को भेजता है। इसमें भी घोषणा क्रेता विक्रेता दोनों घोषणा करते हैं। और चौथा दस्तावेज है जो रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री के सभी पेजों की PDF फॉर्म में डिटेल्स साइबर तहसीलदार को भेजी जाती है। ये सारी डिटेल भेजने के बाद ऐसा नहीं है कि साइबर तहसीलदार और रजिस्ट्रार के बीच में ही ये सारी चीज़ें चलती रहें और क्षेत्रीय तहसीलदार को कुछ पता ना हो। ये सारी चीज़ें साइबर तहसीलदार करेगा जरूर नामांतरण, लेकिन इसका जो प्रकरण नंबर है साइबर तहसीलदार को भेजे जाएंगे, उसका प्रकरण नंबर संबंधित तहसीलदार जो आपका क्षेत्रीय तहसीलदार है उनके RCMS ID पर भी शो करेगा, उन पर भी ID शो करेगा, दिखाई देगा कि ये प्रकरण नंबर चल रहा है। लेकिन उसमें क्षेत्रीय तहसीलदार कोई सुनवाई नहीं करेगा, लेकिन उसको क्लोज वगैरह उनको जानकारी रहेगी कि ये उनकी ID पर भी शो करेगा प्रकरण क्रमांक। एक लिंक क्रेता और विक्रेता के पास भी SMS के माध्यम से जाएगी कि आपका प्रकरण साइबर तहसीलदार के पास भेजा गया है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप सूचित करें, नहीं तो नामांतरण कर दिया जाएगा। इस प्रकार से क्रेता विक्रेता के पास भी एक SMS के माध्यम से लिंक जाती है। इसके साथ ही साथ प्रारूप 6 के साथ RCMS की साइट पर एक नोटिस
इलेक्ट्रॉनिक जनरेट होता है, जिसका प्रकाशन तहसील के सूचना पटल पर किया जाता है। आपके संबंधित क्षेत्रीय तहसीलदार के RCMS पर एक नोटिस आता है, उसको निकाल के उसकी सूचना पटल पर चस्पा किया जाता है कि यदि किसी को आपत्ति हो, ये नामांतरण किया जा रहा है, तो वो सूचित कर दें दिए हुए। यदि किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उस आपत्ति को RCMS में एक मॉड्यूल जोड़ा गया है जिसका नाम है की नोटिस। की नोटिस नाम से मॉड्यूल में आप उस आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई आपत्ति आती है तो साइबर तहसीलदार फिर नामांतरण नहीं करेगा, उस केस को फिर क्षेत्रीय तहसीलदार को भेज देगा, तो वह सुनवाई करके नियमानुसार आदेश करेगा। किसी प्रकार की आपत्ति वाले केस को साइबर तहसीलदार नहीं करेंगे, सिर्फ अविवादित केस को ही अभी साइबर तहसीलदार के पास भेजा जाता है। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो जानकारी रजिस्ट्रार ने साइबर तहसीलदार को भेजी थी, वही जानकारी जो 4 फॉर्म हैं, 4 प्रारूप में रजिस्ट्रार साइबर तहसीलदार को भेजता है, वही 4 प्रारूप साइबर तहसीलदार पटवारी के पास भेज देता है। वह 4 प्रारूप पटवारी के द्वारा सारा ऐप पर उनकी ID पर दिखाई देने लगते हैं। तो सारी जानकारी जब वो पटवारी देख लेगा, फॉर्मेट में चेक बॉक्स पर क्लिक करेगा, आपत्ति के लिए है कि नहीं है, फ्रेश है, और उन सारी चीज़ों को जानकारी करके क्षेत्र में कि यह ज़मीन पहले से बंधक तो नहीं है, कहीं शासकीय तो नहीं है, कहीं भू अर्जन तो नहीं उसमें आई हुई है, या विक्रय से प्रतिबंध तो नहीं, ये सारी जानकारी एकत्रित करके इसके बाद ही पटवारी रिपोर्ट देगा। क्योंकि पटवारी की रिपोर्ट जाने के बाद फिर साइबर तहसीलदार नामांतरण कर देता है, तो इसलिए पटवारी का दायित्व बनता है कि उस भूमि, उस सर्वे नंबर की जांच पहले सही तरीके से कर लें। उनको 10 दिन का समय भी दिया जाता है, 10 दिन के अंदर पूरी जानकारी करके इसके बाद ही रिपोर्ट लगावें। यदि पटवारी को पावर दिया हुआ है कि उस केस में यदि पटवारी को लगता है किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो साइबर तहसीलदार से हटा के क्षेत्रीय तहसीलदार के पास भी ला सकता है। यदि पटवारी जी ने अपनी रिपोर्ट में आपत्ति दर्ज करा दी तो उस प्रकरण को साइबर तहसीलदार नामांतरण नहीं कर पाएगा, फिर उस केस की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय तहसीलदार की ID पर पुश कर देगा। तो पटवारी अपनी रिपोर्ट में यदि फेवरेबल रिपोर्ट लगा देता है तो साइबर तहसीलदार फिर आदेश कर देगा। वह साथ ही साथ भू अभिलेख में अमल भी हो जाएगा, पटवारी को अमल करने की भी आवश्यकता नहीं है। खसरा खतौनी में साइबर तहसीलदार के माध्यम से ही वहाँ पर एंट्री हो जाएगी, और एक लिंक के माध्यम से पक्षकारों को भी सूचित किया जाएगा कि आपका प्रकरण अमल हो गया है। उस लिंक से नवीन भूलेख की प्रति तथा आदेश डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाला जा सकता है। पक्षकार को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके मोबाइल पर ही SMS के माध्यम से उसे आदेश प्राप्त हो जाएगा, खसरा खतौनी की नकल भी प्राप्त हो जाएगी। एक RCMS में भी एक लिंक आएगी, उसमें क्षेत्रीय तहसीलदार की ID पर यह प्रकरण अमल हो चुका है और उसके आदेश की प्रति एक क्षेत्रीय तहसीलदार के भी पास आती है। यदि उस आदेश में आगे चल के कोई अपील होती है SDM महोदय के पास तो वहाँ से डॉक्यूमेंट के प्रिंट निकालकर क्षेत्रीय तहसीलदार अपना आगे सबमिट फाइल में लगा सकते हैं। और जब इश्तिहार जनरेट करके भेजा जाएगा तो उसके लिए 10 दिन की समय सीमा रखी जाती है। जो चस्पा करके नोटिस आता है 10 दिन की उसमें समय सीमा है, और 10 दिन की समय सीमा रिपोर्ट लगाने के लिए भी है पटवारी की। तो 7 दिन तक आप रिपोर्ट लगा देते हैं तो ठीक है। यदि 7 दिन तक भी पटवारी की रिपोर्ट नहीं आती है तो एक अलर्ट फ्लैग आता है क्षेत्रीय तहसीलदार की ID पर कि पटवारी ने रिपोर्ट नहीं लगाई है, तो वो उनको बताएंगे कि रिपोर्ट लगा दें। और 10 दिन के बाद भी यदि नहीं आती हैं तो 3 दिन का और समय दिया जाता है। इसके बाद भी यदि रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो साइबर तहसीलदार के द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित करने के भी उनको अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट पूरा था, साइबर तहसीलदार किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी ये 5 जिलों में काम चल रहा है, आगे इसमें और भी योजनाएं जोड़ी जा सकती हैं यदि ये सही तरीके से सफल रहा तो।
इसमें आगे चल के साइबर तहसीलदार अपने सिस्टम पर किस किस तरीके से कार्य करता है इसका भी वीडियो आपको मिलेगा, और इसमें और नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी, उसके लिए भी यदि फोर्ती नामांतरण ये चीज़ें भी आएंगी तो ज्ञानोदय ज्ञान चैनल पर आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो आपके पास यदि नोटिफिकेशन प्राप्त करना है आगे की जानकारी के लिए तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाइए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई जानकारी जोड़ी जाती है तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।